नमस्कार दोस्तों। अर्बन ज्योग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे खंड सिद्धांत के बारे में, आखिर सेक्टर थ्योरी क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में आखिर ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। तो इससे पहले मैंने संकेंद्रीय वलय सिद्धांत मैंने देखा था इससे पहले वीडियो में। तो उसमें कौन कौन सी एक तरीके से कह सकते हैं उस सिद्धांत में इनकी आलोचना भी करेंगे और बताएंगे कि आखिर किस ये सिद्धांत पिछले सिद्धांत से क्यों ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट है, ये उसके बारे में है। तो खंड सिद्धांत अमेरिकी वैज्ञानिक थे, अमेरिकी विद्वान थे होमर हायट, उन्होंने 1939 में दिया था। संकेंद्रीय वलय सिद्धांत जो मैंने इससे पहले बताया था, तो उसमें क्या बात बताई गई थी, उसमें बताया गया था कि एक केंद्र होता है, उसके बाद इस तरीके से कुछ सिद्धांत बताया गया था कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें 5 नंबर पे इन्होंने इसका डिवीजन किया था, वलयों की इन्होंने बात की थी। तो एक बात है, पूरी तरीके से चक्रीय क्रम में ये था। लेकिन जो ये सिद्धांत है खंड सिद्धांत, ये उस सिद्धांत में एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ संशोधन करेगा। हालांकि है ये भी वलय के अनुसार, लेकिन इसमें किया गया था सेक्टर में बांट दिया गया था। अब ये सेक्टर जो थे वो कुछ इस तरीके से बटे हुए थे। ये अभी हम इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे कि आखिर सेक्टर सिद्धांत क्या बताता है। इस डायग्राम को ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो सेक्टर मतलब कि खंड सिद्धांत होमर हायट ने जो दिया था, इसमें उन्होंने बताया था कि नगर को एक मतलब कोई भी नगर होता है उसमें 5 खंड देखने को मिलते हैं। नगर में क्या होता है, 5 खंड देखने को मिलेंगे। वो 5 खंड कौन कौन से होते हैं तो उसकी हम बात करेंगे। तो पहला था केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, दूसरा है थोक पैमाने पर हल्के विनिर्माण उद्योग क्षेत्र, तीसरा है निम्न वर्ग रिहायशी क्षेत्र, रिहायशी मतलब रिहायश वाला इलाका, मध्यम वर्गीय रिहायशी क्षेत्र और उच्च वर्ग रिहायशी इलाका। तो इन्होंने 5 वर्गों में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5। अब इन्होंने जो नंबर दिए हुए हैं उनको आप यहाँ से मैच करा सकते हैं। इन्होंने बताया कि एक पहला क्या होता है, पहला होता है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है, सीबीडी। वो इसमें बिल्कुल सेम वैसा ही होता है, सीबीडी इसको हम लोग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सीबीडी बोलते हैं। अब इसमें और भी जब हम आगे देखेंगे तो सीबीडी होता है ये 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो बताया गया कि थोक पैमाने पर हल्के विनिर्माण उद्योग क्षेत्र, थोक पैमाने पर हल्के विनिर्माण उद्योग क्षेत्र इन्होंने बताया। तो जो ये 2 नंबर पे था, ये सिद्धांत जो था वो 2 इन्होंने बताया था कि एक के चारों तरफ फैला होता है। लेकिन इनके अनुसार जो 2 है वो चारों तरफ नहीं, एक पट्टी के रूप में अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार वो फैला हुआ देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से यहाँ से लेकर के मतलब एक से सटा हुआ भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि एक के चारों तरफ ये हिस्सा फैला हुआ हो। आप लोग देखते हैं कि जो मध्यवर्ती क्षेत्र होता है किसी शहर का, जो बीच का जो सीबीडी होता है, उसके आसपास का क्षेत्र जरूरी नहीं होता है कि बिल्कुल मैच करते हुए सभी चीज़ें उसके आसपास हो सकता है किसी पट्टी में आपको देखने को मिले। तो ये भी वही बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शहर जो होता तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वलय के अनुसार ही, मतलब एक चक्र के अनुसार ही शहर पूरा होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो होता है उसमें शहर जो होता है वो कई खंडों में या सेक्टर में डिवाइड होता है। उसके मतलब कि अपनी ज़रूरत के अनुसार से या शहर की जितनी आवश्यकताएं उनके अनुसार से वो हर हिस्से डिवाइड होते हैं। जरूरी नहीं कि वो चक्र के अनुसार ही हो, वो किसी भी हो सकता है, एक के बाद ही तुरंत 2 क्षेत्र हो जाए। अब इसके बाद हम देखेंगे निम्न वर्ग रिहायशी क्षेत्र जो है, तो निम्न वर्ग रिहायश क्षेत्र जो बताया गया है वो यहाँ पर 2 के बाद भी हो सकता है, हो सकता है कि 1 के थोड़ी दूर के बाद ही हो, या हो सकता है कि 1 के तुरंत बाद हो, या हो सकता है एक पट्टी के रूप में फैला हुआ हो। इस तरीके से इन्होंने बताया था। इसके बाद है चौथा है मध्यम वर्ग रिहायशी क्षेत्र। मध्यम वर्गीय रिहायशी क्षेत्र क्या है, ये क्या है, ये केंद्र से दूर रहता है। ये क्या होता है, केंद्र से दूर रहेगा। कभी भी आप देखेंगे 4 नंबर का जो है वो बिल्कुल पास में इन्होंने नहीं बताया है, मतलब कि केंद्र से हमेशा जो होता है 4 नंबर हमेशा दूर रहता है। देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 1 के बाद जो है वो 3 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, लेकिन 4 हमेशा उसके बाद ही रहता है। इसमें 5वें नंबर पर उच्च वर्ग रिहायशी क्षेत्र। उच्च वर्ग रिहायशी क्षेत्र में क्या होता है, वो 4 नंबर के समकक्ष यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, मतलब बिल्कुल शहर के बीचों बीच में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। उच्च वर्गीय रिहायशी क्षेत्र और मध्यम वर्गीय रिहायशी के क्षेत्र जो होते हैं बिल्कुल शहर के बीचों बीच में ना होकर के थोड़ा दूर होते हैं शहर से। तो ये मतलब शहर रहेंगे शहर में ही, लेकिन मेन केंद्र बिंदु से थोड़ा दूरी पे हट करके आपको रिहायशी कॉलोनी आपको देखने को मिलती है। तो ये इस तरीके से है। ये इन्होंने बताया था कि 5 तरीके से सेक्टर जो होता है 5 भागों में डिवीजन होता है। अब इन्होंने बताया कि जो रिहायशी क्षेत्र होते हैं उनका विकास कैसे होता है। तो रिहायशी क्षेत्र जो होते हैं, तो रिहायशी क्षेत्रों का विकास कैसे होता है, देखिए सबसे पहले नगर लंबवत रूप में बढ़ सकता है, मतलब नगर जो होता है वो लंबवत रूप में कैसे बढ़ेगा। दरअसल होता है क्या, मान लीजिए कि
किसी परिवार में मतलब कि किसी परिवार में 2 भाई हैं या इस तरीके से हो तो घर का डिवीजन हो जाए, एक फ्लोर वो ले लें, एक फ्लोर उसके ऊपर ले लें। इस तरीके से नगर क्या होता है कि जगह तो उतनी ही है तो एक फ्लोर वाइज डिवीजन कर लीजिए, मान लीजिए ऊपर की तरफ बना ले तो क्या होता है नगर का जो विकास होता है वो लंबवत हमें देखने को मिलता है। एक घर क्या होता है फ्लोर वाइज बनने लगे, इस तरीके से होता है। तो नगर का विकास लंबवत रूप से बढ़ सकता है। खाली अब हो सकता है कि आसपास के कोई खाली प्लॉट वगैरह पड़े हों, जो शहर के बीचों बीच में या आसपास के कुछ हिस्से में छोटे मोटे प्लॉट पड़े हों, उनमें क्या होता है कि लोग उसको खरीद करके उसमें रहना शुरू कर देते हैं, मतलब प्लॉट वगैरह बना करके उसमें मकान बना करके रहना शुरू कर देंगे। तो खाली पड़े प्लाटों पर घर बनने लगते हैं। जनसंख्या का दबाव, अगर जो मध्यवर्ती क्षेत्र में जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो जाए कि वहाँ पर रहने के लिए जगह ही ना बचे तो आसपास के जो और लोग शहर में आने के लिए रहते हैं वो शहर से दूर जा करके रहने लगते हैं। तो उससे भी क्या होता है नगर जो होता है वो फैलने लगता है, बढ़ जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये वाला एक क्षेत्र मैं ले लेता हूँ, जैसे ये कोई क्षेत्र है, अब इसमें जगह ही नहीं है, जितने थे अब इसमें रहने के लिए एक भी अलग से एक्स्ट्रा कोई भी प्लॉट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे लोग इसके आसपास के क्षेत्रों की तरफ जाएंगे। मान लीजिए कोई हाईवे होगा, उसे सड़क जा रही होगी तो लोग उसके सड़क के आसपास से शहर जो होगा वो इस तरीके से फैलने लगेगा। तो जनसंख्या का दबाव भी है, इससे रिहायशी क्षेत्रों का क्या होता है विकास होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अपकेंद्री विकास के रूपों की बात करेंगे। जो नगर का विकास हम बता रहे हैं तो वो नगर के जो अपकेंद्री जो नगर का जो विकास होता है अपकेंद्री रूप में, जो केंद्र से दूर, वो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। एक होता है ध्रुवीय विकास, एक्सियल ग्रोथ। अब इससे क्या है, इसको इस डायग्राम के जरिए समझेंगे। तो नगर क्या होता है कि एक होता है ध्रुव से, मतलब कि नगर के जो नगर से सटा हुआ इलाका है उसी के पास में पूरा शहर क्या हो बसने लगे, इसको हम लोग बोलेंगे ध्रुवी। मतलब कि एक नंबर पे देखिए लिखा हुआ ये 1 नंबर, मतलब कि कोई ये शहर ये मुख्य शहर है, ये उसके आसपास का शहर है। इस 1 नंबर के जो शहर 1 नंबर मैंने लिखा हुआ इसी के पास से शहर आसपास में बसने लगे, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है ध्रुवी विकास। क्या बोला जाएगा, ध्रुवी विकास। दूसरे पर एकाकी बस्तियाँ, आइसोलेटेड सेटलमेंट्स जो होते हैं, एकाकी बस्तियाँ, मतलब कि शहर से थोड़ी दूर पर कोई बस्ती बसी हुई तो उसको बोलेंगे एकाकी बस्ती। देखिए ये शहर है, हाईवे, बीच में अब कस्बा वगैरह आपको देखने को मिल जाए तो उसको बोलेंगे एकाकी बस्ती है। तो उसको याद रखिए एकाकी बस्ती। आप देखने प्लॉट वगैरह या घर वगैरह देखने जाते हैं तो कहते नहीं ये थोड़ा सा शहर से आउटर एरिया में है, यहाँ पे एकाकी बस्ती है, वो आइसोलेटेड सेटलमेंट में आते हैं। नेक्स्ट है एकाकी बस्तियों का मिलाप, मतलब एक एकाकी बस्ती, मान लीजिए दूर कोई बस्ती बसी हुई है, उसके पास में और भी छोटी छोटी बस्तियां बन करके कई एकाकी बस्तियां आपस में मिल करके एक ऐसा बन जाए कि वो अपने आप में एक छोटा शहर बन जाए, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, एकाकी बस्तियों का मिलाप कहेंगे, कोलेजन ऑफ आइसोलेटेड सेटलमेंट बोलते हैं। तो इसको हम देखेंगे तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर एक एकाकी बस्ती है, ये 3 नंबर पे है, देखिए यहाँ पर एक छोटी सी पहले ये एकाकी बस्ती रही होगी, ये रही होगी, ये रही होगी, इसके बाद पूरा एक एरिया ही बन गया होगा एकाकी बस्तियों का, जो आपस में एक अपने आप में छोटे से शहर के रूप में डेवलप हो जाती है बस्ती, तो उसको बोलते हैं एकाकी बस्ती। तो 3 तरीके के होते हैं जो अपकेंद्रीय नगरों के विकास की बात करेंगे। तो अपकेंद्रीय विकास के रूप में ध्रुवी विकास, एकाकी बस्तियाँ, एकाकी बस्तियों का मिलाप है, ये 3 तरीके के होते हैं, इनको भी आप याद रख सकते हैं। मुख्य इंपॉर्टेंट यही खंड सिद्धांत किसका है, तो खंड सिद्धांत होमर हायट का है, यही परीक्षा में प्रश्न आपसे मिल सकता है। तो बाकी आप देख लीजिए जो मैंने बताया आपको, इसको डिवीजन कर लीजिए। खंड सिद्धांत कभी लिखने के लिए आए तो आप इस तरीके से डायग्राम बना करके उसको आप लिख सकते हैं, खंड सिद्धांत यही है, बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट, बाकी है बहुत कुछ, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से या कहें कि खंड सिद्धांत में पढ़ने की दृष्टि से बस इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले समय में जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं इसके, उसके बारे में बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ कि वेबर का सिद्धांत, क्रिस्टालर का सिद्धांत, वान थ्यूवेन का सिद्धांत, और भी जितने इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं इनको हम पहले कवर करेंगे। जैसे मैकेंडर का सिद्धांत हो गया, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट सिद्धांत रहेंगे, लॉस का हो गया, तो इन सब के बारे में हम आपको एक साथ बता देंगे, ताकि आपको जब भी परीक्षा की दृष्टि से जब भी आप पढ़ने बैठे तो ये जो इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं ये आपके जरूर अच्छे से कवर हो जाए। क्योंकि कभी हो सकता है कि खंड सिद्धांत के ऊपर शायद ही कभी प्रश्न आपसे पूछे, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल तो हट ही गया है यूपी पीसीएस से, हालांकि यूपीएससी में भी है, लेकिन खंड सिद्धांत के ऊपर शायद प्रश्न नहीं ही आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से आप देखें तो एग्जाम का स्तर बढ़ रहा है। तो अगर जो ज्योग्राफी किसी भी स्तर पे किसी भी एग्जाम में अगर जो ज्योग्राफी पूछी जाती है तो उनमें ये सेक्शन आपसे पूछा जा सकता है, खंड सिद्धांत किसका दिया हुआ है, कब दिया गया है, 1939 का। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।